हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कुएं से बाहर निकल के झांकते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से आलमी मीडिया का महवर एक ही ख़बर है, वो है सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस्तांबुल में सऊदी काउंसलेट में 2 अक्टूबर को गए और उसके बाद उनका पता नहीं चला। मीडिया में बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्हें वहाँ शायद कत्ल कर दिया गया है इंटरोगेशन के बाद, और उसके बाद ममालिक के रिएक्शन आने शुरू हो गए। सऊदी अरब ने सबसे पहले जब वो 2 तारीख को गए थे, उसके बाद उनकी जो फियांसे यानी मंगेतर हैं चेंगेज़, जिनका नाम है, टर्किश नेशनल हैं, 38 साल, वो 4 घंटे बाहर खड़ी रहीं और जब वो नहीं आए तो उन्होंने पूछा तो उन्हें ये बताया गया काउंसलेट की जानिब से कि वो बाहर चले गए हैं। उसके बाद जब शोर उठा हर तरफ से तो 7 अक्टूबर को सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया कि जनाब हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो किसी पिछले दरवाजे से चले गए थे। उसके बाद जो कुछ हुआ आज तक, बल्कि हो ही रहा है, तो ये मुहिम्मा अभी तक सुलझा नहीं है, तरह तरह की ख़बरें आ रही हैं। तो हम सीधा चलते हैं इस्तांबुल, जहां सऊदी प्लेट में ये वाक़या हुआ। वहां हमारे दोस्त, साथी और सहाफ़ी TRT वर्ल्ड के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फैसल अजीज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी वालेकुम सलाम बशीर। फैसल साहब, पूरी दुनिया का महवर है इस्तांबुल, क्या हो रहा है इस वक्त? तो कंफ्यूजन भी है और मालूमात का थोड़ा फुकदान इन द सेंस ये है कि ऑफिशियल अभी तक कोई भी चीज़ नहीं ऑफिशियली कही जा रही। अच्छा। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि एनोनिमस सोर्सेज से, सीनियर ऑफिशियल ज़राए से सारी खबर आ भी रही है, तो गालिब इम्कान तो यही है कि जमाल खशोगी जो हैं वो मर्डर हो चुका है उनका, लेकिन जाहिर है कि ऑफिशियली ये नहीं कहा जा सकता। आज का अगर मैं आपको बता दूं तो लेटेस्ट डेवलपमेंट आज तो ये है कि सऊदी काउंसिल जनरल जो थे वो वापस रवाना हो चुके हैं रियाद। कुछ घंटे बाद ही उनके घर की तलाशी का भी सिलसिला शुरू हुआ है। अरदवान, जो प्रेसिडेंट अरदवान है, उन्होंने भी आज बात की थी और उन्होंने कहा कि जो मटीरियल वहां से मिला है टॉक्सिक मटीरियल उन्होंने कहा, और कुछ और भी उन्होंने कहा कि जो पेंट किया गया है मटीरियल वो भी, तो जाहिर है उन्होंने कुछ और तो नहीं कहा, लेकिन जो पेंट किया जाता है मटेरियल वो कुछ ना कुछ पाने के लिए ही किया जाता है। और जो भी टर्किश ऑफिशियल्स भी जो बात कर रहे हैं, हमारे इदारे के सहाफ़ियों से भी जो बात हुई है और जो बाकी गैर मुल्की मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, तो कहा तो यही जा रहा है कि उनको काउंसलेट के अंदर मार दिया गया है। और आप ये भी देखिए ना कि अभी तक कोई भी सऊदी हुकाम जो हैं वो ये वीडियो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इतने कैमरे लगे होने के बावजूद कि वो वहां से निकले हैं। जब अंदर जाने की वीडियो बाहर लगे कैमरे से, जो कि टर्किश पुलिस ऑपरेट करती है, टर्किश हुकाम ऑपरेट करते हैं, वो मिल गई। बाहर आने की कोई वीडियो मौजूद नहीं है। और ये बड़ी, अब कराची में भी अगर देख लें कि टर्किश जो सऊदी काउंसलेट है वो मतलब खिला नुमा ही है जी, बिल्कुल। तो दुनिया भर में जो सऊदी काउंसलेट्स हैं वो बड़ी वेल प्रोटेक्टेड होती हैं, हेवी गार्डेड होती हैं। तो ये बात भी समझ से बालतर है कि कैमरा क्यों नहीं चल रहा था उस दिन। तो इशारा जो है, इम्कान तो गालिबन कवी इम्कान यही है कि वो अब मौजूद नहीं है। प्रेशर सऊदीया पे बढ़ रहा है। फैसल, और फैसल देखिए, जो स्टोरी अभी तक जो सोर्सेज से टुकड़े टुकड़े करके आ रही है कि जनाब 15 लोग आए 2 अक्टूबर को, 2 प्राइवेट जेट्स में आए, फिर वो गए। अब ये भी बात हो रही है कि उनके साथ एक के पास जो है वो गोश्त काटने वाला, जो टोका जिसे हम कहते हैं, वैसे बोन सॉ उसे कहा जाता है, वो भी मौजूद था। तो ये किस हद तक क्रेडिबल है, क्योंकि ज़ाहिर है तुर्की में वो लोग आए हैं, किस मकसद के लिए आए, तो टर्किश हुकाम के पास कम से कम ये मालूमात तो होंगी। और वो सीधा काउंसलेट गए, तो काउंसलेट भी ज़ाहिर एक सरकारी जगह होती है, हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग यही है। वहाँ कोई जिस तरह अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि कोई रोग एलिमेंट शायद ना हो, तो रोग वगैरह का तो चक्कर, तो वहाँ पर कहानी किस हद तक आई है, अगर आप थोड़ा सा वो कर लें कि ये जेट्स आए थे, ये लोग आए थे कि नहीं आए थे, और ये कौन थे? देखें, ये बात तो ऑफिशियली भी कंफर्म है कि ये 15 अफराद वहां आए थे। उनमें से 8 लोगों को आइडेंटिफाई भी किया था टर्किश हुकाम ने, जिनमें एक उनके सीनियर फोरेंसिक ऑफिशियल भी थे जो सऊदी गवर्नमेंट के लिए, सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करते थे। ये कंफर्म किया गया था टर्किश हुकाम की जानिब से, ऑफिशियली कंफर्म किया गया था। 15 लोगों का आना भी कंफर्म किया गया था और 2 जहाज़ों में, प्राइवेट जेट्स में वो आए थे। उनमें से कुछ लोग जो हैं वो 4 या 5 दिन के लिए गालिबन मोवेन पे होटल में उनकी बुकिंग भी थी, लेकिन उसी दिन वापस चले गए थे।
ये सारी बातें बताई गई हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बताई गई हैं। फॉर्मली जाहिर है कि जब तक कोई चीज बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगी, एक डिप्लोमेटिक इशू है, और आपको ये भी देखना होगा कि डिप्लोमेटिक इशू ये ज्यादा सेंसिटिव इसलिए कि टर्की और सऊदीया के मामला कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है आपस में। फैसल साहब, मैं खास तौर पे जी दूसरा मैं ये भी कह रहा था कि जो टर्किश काउंसलेट के उस दिन जो सऊदी काउंसलेट का टर्किश स्टाफ था, उसको बता दिया गया कि आप 1 बजे आप जल्दी छुट्टी कर जाएं आज, और भेज दिया गया। उस टर्किश स्टाफ से कोई इंटरव्यूज टर्किश मीडिया में कुछ वहाँ से कहानी कुछ निकली है? देखिए, टर्किश मीडिया में तो उनके इंटरव्यूज नहीं आए हैं, लेकिन यकीनी तौर पे जो टर्किश सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ राब्ता किया होगा। और देखिए, वो भी इस वक्त सेफ भी प्ले कर रहे हैं और क्लेवर भी प्ले कर रहे हैं, तो वो उतनी ही इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं जितना जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ऑडियो मौजूद है कि उनको मारा गया है अंदर, ऑडियो रिलीज नहीं की गई। वो अब कयास आप भी कर सकते हैं कि ऑडियो कहाँ से आई, आई वॉच से आई या कहाँ से आई, ज़ाहिर है मजीद सवालात भी उसमें पैदा हो सकते हैं। क्या जो उनके पास सबूत हैं वो बता ये रहे हैं कि सबूत हैं, लेकिन उनको पब्लिकली रिलीज उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह आमतौर पे सीसीटीवी फुटेज रिलीज हो जाती है या कुछ, तो उतनी ही चीज रिलीज कर रहे हैं जितनी उनको जरूरत महसूस हो रही है। और अगर आप जरा सा भी उसमें 1+1 आप करें और जो है पीसेस को आप पुट टुगेदर करें, तो यही नजर आ रहा है कि मार दिया गया उनको। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, हालात काफी नाजुक हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान। कतर के क्राइसिस के बाद जो पिछले साल हुआ था वो एक अहम इशू था, उसके अलावा और भी मसाइल इनके काफी हैं। अगर आप देखें, टर्की जो सीरिया में ईरान के साथ मिलकर थोड़ी सी कॉपरेशन उनकी बढ़ रही है, वो प्रॉब्लम है। उसके अलावा आपका जो अखवानुल मुस्लिमीन जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहें, उससे टर्की के ताल्लुकात, तो वो सऊदीया और टर्की के ताल्लुकात बड़े ट्रिकी हैं। और दोनों इसी अगर मुद्दे पे रहे, शाह सलमान की बात हुई सदर एर्दोआन से, एक कमीशन बनाने पर भी इत्तफाक हुआ, तो क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई या वो मामला बिल्कुल एकदम खत्म हो गया? देखिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन तो हुई है और हर चीज जाहिर है कि कमीशन में कौन है क्या है वो इतना उसकी तफसीलात उस तरह मौजूद नहीं है। ये हमें जरूर पता है कि जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं टर्की के, वो लीड कर रहे हैं सारी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इसमें मैं आपका थोड़ा सा तवज्जो एक दिलाऊंगा कि अहम बात यह है कि बड़े अरसे के बाद शाह सलमान दोबारा एक्टिव नजर आए हैं। वरना तो MBS जिन्हें आप मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं या MBS जिन्हें कहा जाता है, वही हर चीज में एक्टिव नजर आ रहे हैं, वही चला रहे थे कंट्री पूरा सऊदीया या जो भी उनके, चाहे वो अमेरिका से हो चाहे किसी से हो। बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि शाह सलमान भी नजर आया लोगों को, वो भी मौजूद हैं। पोम्पियो से भी उनकी मुलाकात होगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से उनको फोन आ गया, एर्दोआन को भी उनका फोन आ गया, प्रेसिडेंट एर्दोआन को। तो जाहिर है कि जो एक क्राइसिस मोड में किंगडम गया है वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त उनके लिए भी मुनासिब, हालांकि आज उन्होंने देखें आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो से जो उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ा ब्रेव फेस एक पुट किया हुआ था, लेकिन जाहिर है वहां भी प्रॉब्लम होगी। तो किंग सलमान का बाहर आना बताते खुद आई थिंक एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि नजर आना उनका दोबारा हुकूमती मामलात में। हो सकता है कहीं उनसे ये मैसेज उनको कहीं से दे दिया गया हो कि भाई हम MBS से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जाहिर तमाम उंगलियां तो उन्हीं पर उठ रही हैं। और जैसे कल आपने देखा होगा CNN ने और जो अमेरिकन मीडिया था उन्होंने रिपोर्ट किया था कि वो ये तैयारी भी कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि जी गलती हो गई, एक रोग एलिमेंट था जिसने ये कर दिया विदाउट द परमिशन ऑफ द किंग। अच्छा, ये भी मजेदार बात है, क्योंकि ये भी क्यों अगर ऐसे कोई अनाउंसमेंट होती है तो ये आइडिया भी सरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया था, क्योंकि अपने वो स्पीच में कहा था कि हो सकता है कि रोग एलिमेंट और सऊदी अरब ने कहा होगा कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जी, वो हम नहीं थे, वो पता नहीं कहां से आ गए ये लोग आदि वादी लेके, अल्लाह जानता है। बड़ी मजेदार बात ये भी है इसमें से एक बात है, ये जो 15 लोगों की जो टीम है ना, अभी मैं एक सऊदी वेबसाइट पर देख रहा था, तो अब आई डोंट नो हाउ फार वो बात सही है, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत से एक बयान आया है कि जी हम इन लोगों की तफ्तीश करेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे कि आप क्या करने गए थे वहाँ पे। सऊदी एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लफंगे अनासिर भी हैं जो अपने तौर पे कुछ फैसले कर लेते हैं और बाद में जाहिर है कि हुकूमत को शर्मिंदगी का सामान होता है। मैं तो डर लग रहा है अगर किसी दिन वीजा जाने लेने जाऊंगा तो मतलब इस चक्कर में कई थियरीज हैं। जैसे इन्होंने बात की ना कि CNN ने ये खबर दी है कि उनका कोई स्टेटमेंट आने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि सऊदी अरब ज़्यादा ये इतराफ़ करने को तैयार है कि तफ्तीश के नाक़िस तरीक़ों के सबब और अनाड़ियों के हाथों खुशबू की मौत हो गई। असल में तो हम तफ्तीश के लिए उसे मुल्क लाना चाह रहे हैं। मतलब वो उन्होंने कहा कि तशद्दुद करके नहीं, वो मतलब या दाढ़ी बना रहे थे, गला कट गया, मतलब कंघी दे रहे थे तो दिल का दौरा हो गया। एक सवाल जो इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है वो ये है
कि उन्हें कैसे पता चला कि आज जमाल खशोगी आएंगे और वो अपना जो है कोई डॉक्यूमेंट लेने आएंगे, तो उस पे मिडिल ईस्ट आई ने जो है एक तावील ये की कि 28 सितंबर को जमाल पहली बार जी बिल्कुल वहां गए थे और उन्होंने ही सऊदी उन्होंने कहा था बाद में कहा था कि 2 अक्टूबर टाइम दिया था और कहा था 2 अक्टूबर को इस टाइम पे आ जाना। फिर कॉल की कि आ जाए। वो डिवोर्स के पेपर्स उनको चाहिए थे क्योंकि टर्किश लॉ के मुताबिक आप एक शादी कर सकते हैं सिर्फ, तो पिछली डिवोर्स के पेपर्स के लिए उनको जाना था और वो उनको और बाकायदा वो बताया ये गया कि वो कोई काउंसलेट का एक मेंबर था, वहां पे सऊदी एम्प्लॉई था जिसका फोन नंबर उनके पास था, उससे डबल चेक कंफर्म करके गए थे कि मैं अब आ जाऊं, तो उनको बताया गया कि आप 1:30 बजे आ जाएं। ठीक है फैसल साहब, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक क्वेश्चन है मेरे पास फैसल साहब के लिए इस ब्रेक की। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं जमाल खशोगी की। फैसल साहब, एक आपसे आखिरी सवाल है कि अभी तो चले सही है, बहुत शोर मच रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी हम आपकी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है डेवोस इन द डेजर्ट सऊदी अरेबिया की, उसको भी हम बॉयकॉट करेंगे। वहाँ पर जो सेनेटर ग्रेहम हैं वो भी बड़ी बातें करेंगे जी सैंक्शंस लगी ही लगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि थोड़ी देर कुछ शोर मचेगा, ये एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा एंड देन इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। क्योंकि जब यमन में 10,000 लोग मर सकते हैं और एक फैमिन आ सकता है, जो कह रहे हैं कि पिछले 100 सालों में वर्ल्ड्स वर्स्ट फैमिन होगा, और जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस और मिलिट्री डील्स हैं, तो एक खशोगी भारी तो नहीं पड़ेगा ज़्यादा मेरी नज़र में। लेकिन डिपेंड करता है ज़रा सा, मेरे ख्याल में मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कब तक एपिटाइट है मीडिया की कि एक स्टोरी मीडिया ने ही जिंदा रखी हुई है। बिल्कुल। तो और जब तक ये मीडिया पे स्टोरी रहेगी ये रहेगा। आई थिंक इतना इजी नहीं होगा, मेरा भी ये ख्याल है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान है उनकी फेवर ट्रंप और उनके जो सन इन लॉ हैं उनकी तरफ से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी बहरहाल कुछ ना कुछ उनकी भी एक वर्थ है, वैल्यू है, वहां पे मुखालफत उनकी बहुत ज्यादा मौजूद है। और ग्लोबली भी अगर देखा जाए यमन के हवाले से भी और बाकी जो पॉलिसीज हैं, एमबीएस ही उसके तमाम के पीछे हैं, तो इट माइट एज वेल लाइक यू नो सर्व एज एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन बात वही है कि मीडिया कब तक इस पे हाइप या हाइप तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल एक बड़ा मेजर इशू है, उसको जिंदा रख सकता है, ये इस पे डिपेंड करेगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा भी बीच में आ गई, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को हटाओ ताकि हम इनकी तफ्तीश कर सके। बहुत बहुत मेहरबानी फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यार इन्होंने मीडिया की बात, तो मैं आपको एकदम मजेदार बातें बताना चाहता हूँ। आजकल जो मीडिया है ना वो एक मैदान जंग है, और मैं ये नहीं कह रहा कि रेटिंग्स की वॉर, नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा की वॉर की मैं बात कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग हो रही है, अच्छा अल जजीरा को आप देखें क्योंकि कतर के साथ एफिलिएशन है, वो तो दबाए हुए हैं ना, दबाए हुए हैं। अच्छा लेबनान की जानिब आप देखें तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मैंने देखी है ट्विटर पे, एक लेबनानी अखबार है अल शर्क, ठीक है, और ये है थोड़ा सा प्रो सऊदी और सऊदी फंडेड भी है। अच्छा उन्होंने क्या किया है, उनके फ्रंट पेज मतलब देखने के काबिल है। वो कहते हैं कि ये जी ये जो जिसको आप इसका मंगेतर कह रहे हैं जी, ये जो तुर्किश खातून है ये खातून ही नहीं है, ये मर्द है, और ये देखें सबूत, आधी शक्ल उसकी ये, और कह रहे हैं ये असल में एक मर्द है और इसका इख्वानुल मुस्लिमीन का मेंबर है और ये प्रिटेंड कर रही है। अच्छा नीचे भी देखें तो एक उनकी तस्वीर ली हुई है, वो फ़ोन पर है, और उनके सर और उनके पेट के ऊपर अल्लाह जानता है क्यों सबूत का लाल दायरा है। आप देख रहे हैं सबूत का लाल दायरा। अब इसके नीचे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन लाल दायरा दे दिया तो बॉस प्रूवन है ना यार, आपको पता है, एक्सपोज हो गए सर हमारी अपनी मीडिया की जबान में, एक्सपोज मर्द साबित कर रहे हैं। जमाल खशोगी को नहीं पता होगा कि वो जिनसे शादी करने जा रहे हैं। इस तरह पर भी 2-3 मूवियां बनी हैं, हो सकता है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोल रहे हैं। एक और बड़ी मजेदार चीज हुई है कि आपने वो वीडियो तो देखा होगा कि जमाल खशोगी सीसीटीवी पे जाते हुए अंदर जा रहे हैं, ठीक है, इसका आपने रिवर्स देखा है? क्योंकि इसी अखबार की अगर फ्रंट पेज को दोबारा सर आप एक सेकंड लाएं, हाँ ये देखें, ये पहली जो ऊपर वाली तस्वीर है इसमें वो अंदर जा रहे हैं। कुछ लेबनीज आउटलेट्स और फिर पूरे सऊदी सोशल मीडिया में उसी पिक्चर को फ्लिप कर दिया है। अब खशोगी ऐसे चल रहा है जैसे कोई उस मतलब वो नाटजी पार्टी वो मार्च नहीं करते थे, वो वाली मार्च लग रही है मुझे, और लोग इसको मान रहे हैं। अच्छा सेकंड फ्रंट पर क्या हो रहा है कि अच्छा ये जो तस्वीर है उल्टी वाली, ये एक मिस्री कॉमेडियन ने बनाई थी कि क्योंकि आप ब्रदर हैं हमारे सऊदी अरब, मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ, ये देखें खशोगी जा रहे हैं। अच्छा वहाँ से अखबारों ने उठाई सीरियसली, सऊदी अखबारों में ये बाकायदा चली है कि जी देखें ये कितने झूठे हैं।
एक और झूठी खबर जो चला रहे हैं, जो पहले शुरू हुई ऑनलाइन और फिर कुछ अरबी अखबारों में, अल अरब दोहा में जो सॉरी एक खबर चली कि कतर के सहाफ़ी हैं वो भी गायब हो गए हैं सऊदी अरब की तरफ से, और मतलब इनकी जो प्रो आउटलेट्स हैं वहाँ से ये खबर हुई। फाइनली उस बंदे ने ट्वीट की कि सर मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, आप प्लीज़ मुझे इस अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो अलाइड ममालिक हैं जैसे मिस्र है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, और इवन यमन की जो जलावतन हुकूमत है, वो सब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम भरपूर तरीके से सऊदी मौक़िफ़ के साथ हैं। हालांकि अभी तक सऊदी मौक़िफ़ क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो भी है हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाएं। अब वो है ना कि या अल्लाह या रसूल नहीं रहना चाहिए बेकसूर। अच्छा, ये जो है ना चेमे गोइयाँ के जी नीचे की सतह पे हुआ है, ये बात मेरी समझ में इसलिए आती है कि जो अमूमन बादशाह होते हैं या ऊपर के जो लोग होते हैं वो कभी बराह रास्त हुक्म नहीं देते। बादशाह को तो छोड़ें, कराची में भी ऐसा साल गुजर चुके हैं कि ये रिवायत आती थी आवाम तक कि जी जो साहब पसंद नहीं है उनके बारे में सिर्फ इतना कहा जाता था कि क्या कोई गैरतमंद नहीं है जो उसकी खबर ले सके, काफ़ी होता था। अच्छा, और सैमुअल बेकेट मुझे याद है, सर सैमुअल बेकेट। अच्छा, ये तो वैसे जो आपने बात की मुझे वैसे लगा कि जो MBS हम कहते हैं तो बी बोरी के लिए तो नहीं है, ठीक है। छिछोर मैं हूँ छिछोर। बेकेट बी अगेन अनदर बी बेकेट। हाँ, को मैं 1000 साल पहले की बात है। एक बादशाह होता था इंग्लैंड में, हेनरी II। अच्छा, उसका एक बड़ा दोस्त होता था बिशप, क्योंकि वो भी मुल्ला हजरात को अपने साथ रखते थे, लेजिटिमेसी चाहिए होती थी ना। तो पहले तो उनकी बड़ी दोस्ती थी, लेकिन फिर कुछ अलहदियाँ हो गए और फिर कुछ फूट पड़ गई। तो क्या हुआ कि बेकेट साहब जो थे, थॉमस बेकेट आर्च बिशप, उन्होंने इनके जो पालतू पादरी थे उनको आप कह सकते हैं इस्लाम से खारिज कर दिया, कहा कि आज से आप क्रिश्चियनिटी में नहीं है, आपको एक्स कम्युनिकेट कर दिया। हेनरी बादशाह साहब बड़े नाराज, और वो बैठे हुए हैं, उनके सारे सिपह सलार और नाइट्स उनके बैठे हुए हैं, और वो उनके सामने कहता है कि अब मैंने किस तरह के लोगों को पाला हुआ है अपने साथ, उनको तुम लोगों का लंगर तुम लोगों का मेरे घर से निकलता है। हाँ, और एक पादरी मुझे बेइज्जत कर रहा है और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो। हाँ। ये कैसे हो सकता है? द फेमस लाइन इज Who will rid me of this turbulent priest? तो फिर नाइट्स ने कहा कि पादरी से मुझे कौन निजात देगा? यौम निजात मैं भी मनाना चाह रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि 4 जवानों ने कहा सर जी ठीक है जी, हम समझ गए हैं आपकी बात। वो गए अपने तलवारों के साथ और उसको काट काट के बोन सौ नहीं थी उनके पास, तो तलवारें ही थी, काट के पेश कर दिया बादशाह सलामत के सामने। बादशाह सलामत ने कहा पागल हो गया, मैंने कब कहा था यार। हाँ, तो ये भी रोग नाइट्स थे सर। हाँ, तो सिर्फ ये ज़्यादा ये जुमला कहा गया होगा कि यार ये जमाल खुशूगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात मुझे बता दो, टाइम कम है यार, इसने किया क्या है यार? क्योंकि जमाल खशोगी ने, क्योंकि मैंने इसके बयानात पढ़े हैं। हाँ यार, उसने ये कहा था कि वो टॉमस फ्रीडमैन के आर्टिकल में भी था कि जी शहजादा सलमान ने सऊदी अरेबिया को एक स्लो डेथ से बचाया है, लेकिन बेहतर होगा कि थोड़ी मशावरत के साथ चले वगैरह वगैरह। यार इसमें कोई मतलब बंदे का गला काटने की तो बात नहीं है। अच्छा, चूँकि वक्त कम है, एक अलग से खबर है वो मैं बता देता हूँ। तो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने स्टेटमेंट जारी किया है कि चूँकि ईरान का जो सरहदी इलाका है लौलाकदान जी, वहाँ से अभी शाम में खबर आई थी कि 14 ईरानी जो सरहदी मुहाफिज, जिनमें पासदारान और बासीज मलेशिया के लोग भी शामिल हैं, वो अगवा कर लिए गए हैं। तो पाकिस्तान ने फौरी नोटिस लिया है और तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान इन मुहाफिजों की तलाश में हर मुमकिन ताउन करेगा, और इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो राब्ते में है। पाकिस्तान इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव है कि पिछले कई 2-2.5 साल पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, और काफ़ी टेंशन्स भी, और जो आजकल के हालात हैं तो उसमें फौरी तौर पे नोटिस लेने की ज़रूरत है। एक वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। वेलकम बैक। अभी हम बहस कर रहे थे कि जमाल खशोगी जो सऊदी सहाफ़ी हैं उनके साथ क्या हुआ। अब सहाफ़ियों के साथ कहीं भी अच्छा नहीं हो रहा, और पाकिस्तान तो आपको पता है बड़े अरसे से दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल है। 5 खतरनाक।
तो आज लिस्टों से भी मैं तंग आ गया हूँ। हाँ एनीवे बादल, लेकिन वो लिस्ट में 5 ममालिक ना, वो उनमें ये जैसे चैनल्स की रेटिंग होती है ना कि वो पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे वही घूमते रहते हैं, यानी इराक, सीरिया, पाकिस्तान, लीबिया, अफगानिस्तान, इस तरह करके, तो वो आपस में उनकी वो चली रहती है। आज हरीपुर में एक सहाफ़ी हैं सोहेल खान, उनको कत्ल किया गया है। उनका ताल्लुक केटू अखबार में उन्होंने खबर लगाई थी कि एक मनशियात फरोश को कल पुलिस ने पकड़ा और उसके कब्ज़े से कोई चर्स वर्स निकल आई खासी तादाद में, तो उनको मना किया गया कि आप ये ख़बर ना चलाएं, और उन्होंने बहरहाल उनकी ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने ये ख़बर चलाई। और उसके बाद जब ये छप गई तो ज़ाहिर धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई। आज वो गए भी सुबह पुलिस की प्रोटेक्शन के लिए कि जनाब मुझे कोई प्रोटेक्शन दे दें, हमारी पुलिस का तो आपको पता है, उन्हें क्या यार चलना है, मतलब क्या अब केटू का सहाफ़ी, उसको क्या पुलिस प्रोटेक्शन, यही तो है। तो दिन में 1000 धमकियाँ मिलती हैं। हाँ, प्रोटेक्शन नहीं मिली और फिर शाम को ये खबर आ गई कि उनको मार दिया गया। अच्छा। और कहा यह जा रहा है जो मनशियात फरोश है मुसर्रत इकबाल, उसके बेटे ने जो है उनको हिट किया है, और सिर्फ खबर चलाने पे, विच इज़ जाहिर है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इतनी छोटी चीज़ के ऊपर शायद खबर भी ना चली हो। बिकॉज इसमें भी ना थोड़ी सी, क्योंकि अभी इब्तिदाई रिपोर्ट्स ही आ रही है ना, तो इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अच्छा, ये भी मैं सुनने में आ रहा है कि जो ये मनशियात फरोख्त है वो भी शायद इनका रिश्तेदार है इस सहाफ़ी का। तो आप ये भी देखेंगे डबल कि अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने शायद केटू अखबार में ये खबर नहीं दी थी, उन्होंने अपने फेसबुक पर कहीं डाली थी। तब आप सोचे कहाँ तक बात पहुँच गई है। पहले तो उस पर ये प्रेशर आया फैमिली का कि जी घर की बात है, आपको नहीं करना चाहिए। वो उस बात से नहीं माना, तो फिर आप आ गए डायरेक्ट धमकी में कि तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हम तुम्हें उड़ा देंगे। ठीक है, उसके बावजूद अगर ये बात सच है कि उसने खबर छापी भी नहीं, उसने फेसबुक पोस्ट भी की है, फेसबुक पोस्ट की वजह से इस बंदे को कत्ल किया गया है। अच्छा, जाहिर है जो मकामी सहाफ़ी है उन्होंने फिर एहतजाज भी किया, लेकिन सिर्फ सोहेल खान का नाम नहीं लिया उस एहतजाज में, उन्होंने बख्शीश इलाही का नाम भी लिया, जो पिछले साल 11 जून 2017 को कत्ल हो गए थे, अगेन आफ्टर सम रिपोर्टिंग, और अभी तक जाहिर है कि किसी को नहीं पता कि किसने कत्ल किया। अच्छा, इम्प्यूनिटी है ना। हाँ, विद इम्प्यूनिटी। अच्छा, ये खबर भी हमारे पास कहाँ से आई, एक आधा टिकर चला कहीं किसी वेबसाइट पर हुई। अब जो हमले होते हैं बड़े शहरों में होते हैं, या अगर कैसे कहते हैं ना सीनियर सहाफ़ियों या जो बड़े चैनल वाले होते हैं, ठीक है, या हम जैसे छोटे चैनल वाले भी, हमारी तो खबर बन भी जाती है, इनका खबर तो शायद टिकट भी नहीं बनती। और आपको अच्छी तरह से पता है, आप दोनों को अच्छी तरह से पता है कि जो सबसे वल्नरेबल लिंक है आपकी पूरी रिपोर्टिंग में, वो है आपके स्ट्रिंगर्स और आपके जो दूर दराज इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो कत्ल भी हो जाए तो उनको तो इतना भी नहीं मिलता कि एक छोटी सी स्टोरी छप जाए, खबर भी नहीं छपती। खबर अच्छा, अब हर महीने रिपोर्ट्स आती हैं और फ्रीडम नेटवर्क है जिससे हमने वो डॉक्यूमेंट करते हैं इन खबरों को। मसलन अगस्त जो आखिरी डॉक्यूमेंटेड महीना है, सितंबर का भी कर रहे हैं, उसमें 13 केसेस हैं जिसमें मर्डर भी हुआ है, अटैक भी हुए हैं, हरासमेंट भी हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ये सिर्फ पाकिस्तान तो 13 केसेस हुए सिर्फ अगस्त में, जिसमें वर्बल थ्रेट्स भी हैं, सेंसरशिप भी है, लीगल केसेस भी हैं। मसलन एक अगेन नौजवान सहाफ़ी है आबिद हुसैन, जो संगे मेल न्यूज़पेपर अखबार है मुल्तान का, उसमें काम कर रहे थे, उनको जो है वो मारा गया जब उन्हें 22 अगस्त को उन पर अटैक हुआ, और उन्होंने भी यही किया कि जो इलाके के बदमाश थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट लगाई थी। तो वही बात है कि बिल्कुल जो है सपोर्ट मिलती नहीं है आपको। बहुत से ऐसे पब्लिकेशंस हैं BCO जो कि APNS में नहीं है, बिल्कुल। तो अब अगर उनके साथ कोई वारदात हो जाती है, साला वो भी निकाल रहे हैं, अखबार वो भी निकाल रहे हैं, लेकिन मेंबर नहीं है, तो फिर APNS जो है वो कहती है अच्छा क्या है। फिर है बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं छोटे शहरों में जो यूनियन के मेंबर नहीं है, किसी जर्नलिस्ट यूनियन के, तो जब वो हो जाता है, अच्छा अखबार का नाम भी ज़िंदगी में मैंने पहली बार सुना होता है कि यार ये रोज़ा जो है ये पसनी से या टोबा टेक सिंह से या कहीं से भी, अच्छा ये भी अखबार निकलता है, यार ये तो पता नहीं कोई ब्लैकमेलर होंगे लोकल किस्म के, आपको पता है 100 तरह की नज़ाकतें होती हैं, तो मर गया होगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अनहर्ड, अनरिपोर्टेड,
चली जाती हैं। निचले लेवल पे ऐसे सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है जिन्हें मैं जर्नलिस्टिक आईडीपीज कह रहा हूँ, पता ही ये हाँ बेशक कहा तो वो हमारे इल्म में होता है। अच्छा मजेदार, सॉरी सहाफत की बात की तो एक बात आजकल एक बड़ी एक ऑडियो टेप भी घूम रही है। हाँ बड़ा इनके दोस्त हैं वो, अच्छा दोस्त है आपके, तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। एसएचओ हारून रशीद नहीं है, हारून रशीद मुमताज साहब। बारह, लेकिन इस साल जो है ये चौथे सहाफ़ी जो कत्ल हुए हैं, हमने बताया आबिद हुसैन का भी, और इस साल ये चौथे सहाफ़ी जो कत्ल हुए हैं जिनके कत्ल हमारे इल्म में आया है, यूं कहिए ये और ये आप कह रहे थे कि मेजर सिटीज़ में नहीं होता, तो एक सहाफ़ी जो नहीं होता है, वो हुआ है अंजुम मुनीर, वो पिंडी में कत्ल हुए हैं। और आपको याद होगा ज़ीशान अशरफ भट्ट जो कि सियालकोट में, आपको याद है उन्होंने नून लीग के एक लीडर को तड़ी लगाई थी और उसके बाद कत्ल हुआ था। अब उनके केस कहाँ चले गए? नहीं बिल्कुल, अब देखिए अगेन ये तो चीज़ें, ये जो कोल्ड केसेस है ना, डेड केसेस हैं, अमी वली बाबर का केस भी आपके सामने है, उसमें भी क्या हो रहा है। लेकिन देखिए जब एक जानिब सहाफ़ियों का कत्ल हो रहा है, कम से कम वहाँ पे इतनी जिम्मेदारी बनती है कि हम बतौर सहाफ़त का कत्ल ना करें। केस जो है वो पूरी तरह हल हुआ और अगर सजा भी हुई तो उस पर अमल हुआ। हाँ, आप छोटे बड़े के चक्कर में हामिद मीर के ऊपर हमला हुआ, हयातुल्ला, कमीशंस बन गए, मतलब आला अदालती जजेस की निगरानी में कमीशन बने, वो रिपोर्टें आज तक नहीं आई। फवाद चौधरी साहब, यार वक्त कम है वरना मैं तुम्हें इसका जवाब देता अच्छी तरह ना, तुम जिस तरह की कल दे दे वक्फा ले लें। वेलकम बैक। इंसानी हुकूक़ की सरकर्दा आवाज़ मोहतरमा आसमा जहांगीर को याद करने और उनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इख्तिताम हफ़्ता लाहौर में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इसमें चीफ़ जस्टिस साक़िब निसार भी शरीक हुए, वकलात बिरादरी शरीक हुई, सफारतकार थे, मीडिया के लोग थे, फ़नकार थे, मुसव्विर थे, इंसानी हुकूक़ के कारकुन थे और सिविल सोसाइटी के लोग थे। और हमारे जो डॉन न्यूज़ के नामानिगार हैं उमर फ़ारूक, वो भी शरीक हुए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के अग़राज़ व मक़सद का मुफस्सल अंदाज़ा करने के लिए मेज़बानों से और जो गैर मुल्की मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू की, वो पेश खिदमत है। देखिए, इसका मकसद ये है कि इंसानी हकूक़ के ऊपर तवज्जो, और तवज्जो सिर्फ वकला की तवज्जो ख़ास तौर पे, क्योंकि जो वकला हैं वो ही इंसानी हकूक़ का जो रोड मैप है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए जी, जो भी वकला हजरात और जो हमारे दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो यहाँ जो मैडम के प्रिंसिपल से लाइफ लॉन्ग है वर्क फॉर ह्यूमन राइट्स, उसके ऊपर हमारा फोकस है। और वो विल गिव देम एक्सपोजर टू इंटरनेशनल एकेडमिक्स एंड लीगल एकेडमिक्स, और उन प्रिंसिपल्स को फर्दर करने के लिए हम उन्हें स्किल्स भी देंगे और टूल्स भी देंगे इंशाल्लाह, और उन्हें हम इक्विप करेंगे कि वो वापस जाके अपने चेंबर्स के अंदर और हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर मैडम आसमा का काम फर्दर कर सकें। Asma Jahangir was an example and a role model to the entire international community. The government of Sweden feels indebted and feels grateful towards her, and we cherish her legacy, and I'm happy that I have the opportunity to be here to mark our appreciation to her family for everything that she did, being a human rights activist in Pakistan, a very senior advocate as well, and for her work for the betterment for the international community by being special rapporteur for the United Nations. She held everybody in absolute awe. People were silent listening to all her words, and they were people from all over the place, from countries with different challenges to those in Pakistan, but she had a real core connection with humans. And there has to be a lot of onus on lawyers, particularly in Pakistan. Lawyers need to join with those who are working pro bono and actually represent people who might not be immediately grabbing a newspaper headline as a famous case, or have money, or be part of some big corporation, but help the ordinary person access justice. So lawyers have a big part to play. I also think that women need to have a big role
to play, and they are not at the forefront enough in Pakistan. So women barristers, women lawyers need to be working in criminal justice. I was in very close contact with Asma from the time that I arrived in Pakistan, and became a great admirer of, and we have heard today just what a powerful force for good. Asma Jahangir was a world figure. She belonged to the world as much as she belonged to her family and to this nation and to this region. So we are, all of us, of course, devastated by her loss, but we were delighted to hear from her family that they had decided to honour her and to give her a voice, continuity and legacy by creating this conference. We hope very, very much that this is going to become a regular fixture here in Pakistan. प्लान्स तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी जो एक लीगल एड सेल था जो औरतों को, बच्चों को, माइनॉरिटीज़ को मुफ्त लीगल एड देता था, वो अभी तक ज़िंदा है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं और वकील हैं जो कमिटेड हैं, जो उनके साथ 3 दहाइयों से काम कर रहे हैं। तो हम ये कॉन्फ्रेंस जो है एक तरीके से AGHS लीगल एड सेल को सपोर्ट करने के लिए भी थी, और दूसरी तरफ से जब से वो गई तो बहुत खामोशी सी हो गई थी लाहौर शहर में। बड़े कम, जब मेरी वालदा ज़िंदा होती थी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुलूस, कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठाता था। तो उस खामोशी को ख़त्म करने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है। हमारा इरादा है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये वन ऑफ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, और ये हर साल जारी रहेगी। और इस तरह की बहुत कम लीगल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर होती हैं जो हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर्ड ना हो। ये मेरी और आपकी कॉन्फ्रेंस थी, हम जैसे लोगों की कॉन्फ्रेंस थी, जो यंग लोग हैं, ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल्स हैं। हम समझते हैं कि ये हमने मिलके इस कॉन्फ्रेंस को किया है, और मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर सही कह रहे हैं कि खला तो पूरा नहीं हो सकता, और इसमें कोई शक नहीं। आज जहाँ भी मैं जाती हूँ तो लोग उनकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, मगर शायद इस कॉन्फ्रेंस से कुछ आवाज़ें ऐसी आ जाएंगी जो मुझे लगता है कि हम एक बंदा तो शायद ना खला पूरा कर सके, मगर मेरा ख्याल है हम सब इकट्ठे होके ये पूरा कर लेंगे। अच्छा, ये आसमा जहांगीर पे ज़ाहिर है ये कॉन्फ्रेंस हुई, होपफुली आगे भी इवेंट्स होंगे। मुझे जब भी आसमा जहांगीर का ख्याल आता है ना, तो सबीन महमूद शहीद, उनका एक कोटेशन है, सबीन महमूद का कोटेशन, लेकिन उस कोटेशन का तस्वीर मेरे ज़हन में आसमा की आती है कि खौफ आपके दिमाग में आपकी खींची हुई लकीर है, और ये फैसला भी आप ही को करना है कि आप इस लकीर के किस जानिब खड़े होना चाहते हैं। आसमा के केस में मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो ये लकीर मिटा ही दी थी दिहाइयों पहले। हाँ, और जैसे अभी मुनीज़े ही मेरा ख्याल कह रही थी ना कि वो जो खला है एक इंसान शायद नहीं पूरा कर सकता, हम सब मिल के पूरा कर सकते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि वो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर थी। अच्छा, उनकी फौतगी के बाद बहुत ये बातें हुई कि जी गद्दाफी स्टेडियम का नाम तब्दील कर दे, इसका नाम तब्दील कर दे। नहीं, मेरा हमेशा यही मौक़िफ़ था कि देखिए एक रोड का नाम तब्दील करने से कुछ नहीं होने वाला। आप उनकी जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएं। आप रोड की बजाय एक जहन तब्दील करते हैं। अच्छा, और लेकिन खुशी की बात है कि इनके जो लीगल ऑफिस है, अब AGHS इनको कहते हैं, वो काम चला रहे हैं। आई मीन कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया से लोग आए और टॉप के लोग आए, तो सियासतदान भी टॉप के सब। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट लेगेसी, अब उनको इस चीज से कोई खर्च नहीं होगा कि उनके बारे में अब कौन क्या है। आई डोंट थिंक शी एवर रियली केयर्ड, ठीक है ना, और केयर करती तो ना करती ना ऐसे काम। तो जो मुझे जो खुशी होती है इस बात की ये सुन के कि अभी तक वो फ्री लीगल एड भी दे रहे हैं जिन लोगों को ज़रूरत होती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये वो काम है जो आई थिंक आसमा जहांगीर की असल लेगेसी हो। मुझे तो एक ही सेंटेंस हमेशा आता है जिसको कहा जाता है कि आसमा जहांगीर पाकिस्तानी माशरे की वाहिद मर्द थी। ये वैसे एक इंसल्ट है एक तरह से, मेरा ख्याल है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज आसमा की इंसल्ट नहीं, आसमा की ही इंसल्ट है। हम सबको मिलाकर एक आसमा नहीं बनती। सही बात। जनाब, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।